सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। तो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया और अभी ये मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश बन गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड इस टीके का नाम क्या है? मेन 5CV या मेन 5 वैक्सीन। बाकी अगर मेनिनजाइटिस की बात करें तो ये मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया से होता है और इस बैक्टीरिया के 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप वाई, ग्रुप डब्ल्यू, ग्रुप एक्स। तो मेनिनजाइटिस के ये जो 5 प्रकार हैं, इन पांचों से रक्षा करता है ये टीका। तभी तो देखो इसके नाम में आ रहा है 5 मतलब इसके जो 5 प्रकार है उनसे ये रक्षा करेगा। और ये टीका 9 महीने से लेकर 85 वर्ष 85 ईयर की उम्र तक के लोगों को लगाया जा सकता है। बात करें इस वैक्सीन को बनाया किसने, तो इस वैक्सीन को पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूके सरकार के वित्तीय सहायता से बनाया है। तो ये तो हमने बात कर ली कि मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा बन गया, उस टीके का नाम क्या है, कितने वर्ष या कितने उम्र तक के लोगों को ये लगाया जा सकता है और इसे किसने तैयार किया। अब मेनिनजाइटिस की बात करते हैं। तो ये एक संक्रामक रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली जो उसके आसपास जो झिल्ली होती है उसमें सूजन का ये कारण बनती है और उस झिल्ली को कहा जाता है मेनिंजेस। और जब उसमें सूजन आ जाती है तो उसी को कहा जाता है मेनिनजाइटिस। ये कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने नाइजीरिया की बात करी है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या होती है? अबुजा होती है। नाइजीरिया से एक महिला का नाम आपको याद होगा, नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड है, वो नाइजीरिया से ही है। अगर मैं पूछूं विश्व का पहला वैक्सीन ये किसका तैयार हुआ था या किसका खोजा गया था, तो चेचक का, स्मॉल पॉक्स का किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। अभी हेपेटाइटिस ए का भी टीका बनाया गया था, उसका नाम क्या है? हेविश्योर है। हेपेटाइटिस में क्या होता है? लीवर में सूजन आ जाती है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर के टीके का नाम क्या है? सर्वावैक है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। आपको याद होगा ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। और इसमें अभी कहा गया था कि हमारे जो 9 से लेकर 14 वर्ष तक की जो बच्चियां होंगी इनको फ्री में टीका लगाया जाएगा, ये भी याद रखना। और यूं बताओ कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा मलेरिया वैक्सीन तैयार की गई थी, उसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? घाना बना था। उस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। और WHO से मंजूरी प्राप्त पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स है। अच्छा, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम भी याद रखना, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल को किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो अभी IISc बेंगलुरु ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए यह हाइड्रोजेल बनाया है जो कि पानी में माइक्रोप्लास्टिक को समाप्त कर देगा। इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देते लेकिन ये पानी में होते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें या हमारे शरीर को या जो भी एक्वेटिक एनिमल है, हमारे पर्यावरण को, सबको नुकसान होता है। जो माइक्रोप्लास्टिक का आकार की अगर बात करोगे तो 5 mm से भी ये कम इसका आकार होता है, इसका साइज होता है। अच्छा, इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो बताओ किस IIT ने पानी से आर्सेनिक को हटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था? तो याद रखना IIT मद्रास। तो इसी से मिलता जुलता वो प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है वो भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें, यानी कि डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। पहली बार इस दिवस को 1983 में मनाया गया था। आपको बताऊं, वर्तमान में दुनिया भर में टोटल 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
इनमें 933 सांस्कृतिक स्थल है और 227 प्राकृतिक स्थल है और 39 मिश्रित स्थल है। वहीं 56 धरोहर स्थल ये खतरे की सूची में शामिल है। भारत के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो भारत में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें 34 सांस्कृतिक हैं तो 7 प्राकृतिक है और एक मात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और अभी लेटेस्ट 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में, और उससे पहले 41 नंबर का बना था शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में। अब इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो रिवाइज करते हैं अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को ही नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को एक तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्र हस्तनिर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को एक तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे और B.R. अम्बेडकर जी की जयंती होती है और इस दिन को हम इक्वलिटी डे के रूप में मनाते हैं। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेज है अभी तक के, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2024 में ही DRDO ने कहां पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पर ITCM मतलब हो गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, यानी कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल, इसका सफल उड़ान परीक्षण किया। अभी इस मिसाइल की विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो ये कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और ये पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके रेंज की बात करेंगे तो 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा ये कई लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन पर हमला कर सकता है। ये कुछ इसकी खासियतें हैं इस मिसाइल की। आपको याद होगा अभी DRDO ने नई पीढ़ी की न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, इसका भी सफल परीक्षण किया था और उसका रेंज कितना था? 2000 किलोमीटर। उसके अलावा अभी DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसोरात का भी सफल परीक्षण किया था। वैसे DRDO की बात करें तो DRDO मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर हो गया नई दिल्ली में, अध्यक्ष है समीर वी कामत और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने अभी 2 डॉर्नियर 228 विमान ये किसे बेचे हैं? तो आंसर होगा गुयाना देश। और भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइलें बेच रहा है? तो फिलीपींस को। उसके बाद इंडोनेशिया भी खरीद रहा है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा 9। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की, जिसका आयोजन अभी 11 से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक हुआ। कहां पे? किर्गिस्तान के बिश्केक में, जिसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज हैं। गोल्ड नहीं है इसमें हमारे पास, लेकिन जो 4 सिल्वर हैं उनके नाम एक बार मैं आपको बता देता हूं। पुरुषों में 57 किलोग्राम कैटेगरी में उदित ये सिल्वर लेकर के आए। बाकी तीनों महिला हैं। कौन? राधिका 68 किलोग्राम कैटेगरी, अंजू 53 किलोग्राम कैटेगरी और हर्षिता 72 किलोग्राम कैटेगरी में ये भारत के लिए सिल्वर लेकर के आई। बाकी अगर मेडल टैली में हम बात करते हैं तो भारत 9 मेडल के साथ 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पे जापान है, दूसरे पे ईरान है और तीसरे पे किर्गिस्तान है। तो ये ध्यान में रखना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की हमने यहाँ पे बात की है। कहाँ पे हुआ? किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ। भारत ने 9 मेडल जीते और 9वें स्थान पे रहा मेडल टैली में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा संजना सांघी को। संजना सांघी ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और अभी इन्हीं को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब वे स्पेस इंडिया की ओर से लोगों को स्पेस एजुकेशन के लिए जागरूक करती नजर आएंगी। स्पेस इंडिया की बात करें तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 2001 में। ये कंपनी स्कूल के बच्चों को स्पेस एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। अच्छा, इसी तरह कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी न्यूज में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो याद होगा आपको कि स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। फिर ये जियो मार्ट के भी बने थे, लेस के भी बने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी बने थे।
उसी तरह से चुनाव आयोग ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर को और राजकुमार राव को। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था, और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर भी बनाया था इनको। वैसे इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर 2 खिलाड़ी बने थे, 2 टेनिस प्लेयर, एक तो ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड के, और राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे राहुल द्रविड़, और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे। उसके अलावा यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सौरव गांगुली की बात करें तो ये बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। त्रिपुरा पर्यटन के, अभी पश्चिम बंगाल के भी बने ये, और ड्रीम सेट गो, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैनकोड के बने, और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋतिक रोशन। बाकी एडिटेक स्टार्टअप है, हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने चेतन भगत, और प्यूमा इंडिया के बने मोहम्मद शमी। बिस्लेरी की बनी थी दीपिका पाडुकोन, और फिर ये हुंडई मोटर्स की भी बनी थी। बोट जो ईयरफोन वगैरह आते हैं स्पीकर, उसके बने थे रणवीर सिंह। अभी पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था नरेंद्र कुमार यादव को, IRS ऑफिसर हैं। और एवरेडी सेल के ब्रांड एम्बेसडर अभी नीरज चोपड़ा बने थे, जो कि BPCL के स्पीड पेट्रोल के भी बनाए गए थे ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोज को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अमेरिका। इंडोज का मतलब हो गया इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो ये पहले भी चलता था, लेकिन कोरोना के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे रिएक्टिव कर रहे हैं। कौन? भारत और अमेरिका। क्या उद्देश्य है? तो इंडियन ओशन पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसे शुरू किया गया फिर से। इसमें क्या होता है, पूरे हिंद महासागर में देखते हुए 36 सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर निगरानी करने का काम करेंगे, तो ध्यान रखना इसे। आपको याद है अभी 2024 में जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखना, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष ये कौन है? श्रीलंका है। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मोंटे कार्लो ATP मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा स्टेफानोस सिसिपास। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट, ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसका आयोजन कहां पे होता है? मोनाको में होता है। हर साल मोनाको में ही होता है, और अभी इसे जीत लिया है स्टेफानोस सिसिपास ने। ये ग्रीस के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने यहाँ पे किसको हराया? कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे के प्लेयर है। और आप कह सकते हो इन्होंने ये टूर्नामेंट तीसरी बार जीता है। ये टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे होता है, और आप जानते हो ना, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किन्हें कहा जाता है? राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के हैं। और ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि राफेल नडाल ने ही अभी तक सबसे ज्यादा बार ये टूर्नामेंट जीता है, 11 बार। तभी तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट उनको कहा जाता है। अच्छा, ATP मास्टर 1000 से आप क्या समझते हो? ये नंबर जो लिखे होते हैं ना पीछे, जैसे यहाँ पे 1000 लिखा हो गया, इसका मतलब ये हो गया अगर कोई भी खिलाड़ी से जीत लेगा तो उसको 1000 पॉइंट मिलेंगे। और ये पॉइंट ही तो है, इसके जरिए उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है। आपको याद होगा ATP रैंक 1 पर आने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है, वो सर्बिया के प्लेयर हैं। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी वही हैं, 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं वो। और मोंटे कार्लो से कुछ याद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ये तो पड़ा पड़ा सा लग रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? सुमित नागल। वहां पे हमने ये प्रश्न पढ़ा था। बाकी आप जानते हो टेनिस में 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें पहला हो चुका है अभी। कौन सा वाला? ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला। तो उसकी बात करें तो उसमें वुमेन सिंगल जीता है आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की है। और मेन सिंगल जेनिक सिनर विजेता रहे, इटली से है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है, मेंस डबल का खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना ने जीता है। और इनके जो जोड़ीदार हैं उनका नाम है मैथ्यू एब्डेन, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और टेनिस की बात आती है तो 2 कप आप जरूर याद में रखेंगे। एक तो होता है डेविस कप, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है। अभी पिछले साल ही हमने देखा, इसको जीता था इटली ने, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और एक फेड कप होता है जिसे अब बिली जीन किंग कप कहा जाता है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये।
इसको अभी कनाडा ने जीता है इटली को हरा करके, ये भी ध्यान रखना। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं जो कि भारत के टेनिस प्लेयर हैं, अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई बन गए हैं ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक ये किसने पारित किया? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। तो अभी यूके की संसद ने एक बिल पारित किया है धूम्रपान निषेध विधेयक, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे सख्त, सबसे टफेस्ट धूम्रपान निषेध बिल होगा। तो क्या कहा गया ऐसा इसमें? तो वहां के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, जिनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, अभी उन्होंने ये बिल पेश किया। इसमें कहा उन्होंने कि भैया 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जाएगा, और इतना ही नहीं, ये उम्र हर साल 1 वर्ष से बढ़ जाएगी। अभी तो हम 15 साल कह रहे हैं, अगले साल 16 साल हो जाएगी, फिर उसके अगले साल 17, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। ये तब तक होता रहेगा जब तक पूरी तरह से हम इसे खत्म नहीं कर देते। अच्छा, आपको याद होगा अभी एआई सुरक्षा पर पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? ब्लेचले, यूके में। तो ब्लेचले घोषणा पत्र मैंने आपको याद कराया कई बार, इसका संबंध किससे है? एआई सुरक्षा से। और अगर मैं पूछूं गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। अच्छा, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून किसने पारित किया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए न्यूजीलैंड। लेकिन अभी नई सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम इसे निरस्त कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना साथ के साथ। वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? मई के आखिरी दिन को, 31 मई। और नो स्मोकिंग डे पूछेंगे तो अभी हमने मनाया था 8 मार्च को। अच्छा, यूके के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? ये इंपॉर्टेंट नाम होगा, डेविड कैमरॉन इनका नाम है, क्योंकि ये यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अभी विदेश मंत्री हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी अप्रैल 2024 में माधवपुर मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी 17 अप्रैल को गुजरात के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत जी, अभी इन्होंने पोरबंदर गुजरात के माधवपुर गांव में माधवपुर मेले का आयोजन किया, उसका उद्घाटन किया। अभी 17 से लेकर 21 अप्रैल तक ये मेला भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी माता रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माधवपुर वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने माता रुक्मणी से विवाह किया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखना आप, मेले की हमने बात की है ना, अभी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट मेले एक साथ यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा जो हमने सारे करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। जैसे कि देखो, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन ये कहाँ पे होता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। एक झिंगा मेले का आयोजन भी हुआ था पंजाब में। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा में। लक्खी मेले का आयोजन राजस्थान के सीकर में। गोल मेले का आयोजन ये जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया। श्रावणी मेले का आयोजन हुआ था देवघर झारखंड में। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो यहाँ पे मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट मेले भी आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए हैं, इनको भी ध्यान रखना। और ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन जो नई वाली है वो प्ले स्टोर पे आ चुकी है। धीरे धीरे कंटेंट अपलोड कर रहा हूं मैं। पहले मैं क्विज वाला पोर्शन खत्म करने की सोच रहा हूं। अभी अप्रैल के सारे डेज की क्विज मैंने डाल दिया है, धीरे धीरे और भी डाल रहा हूं। जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जनवरी से स्टार्ट करना है आपको। सारी क्विज सारी पीडीएफ मिल जाएगी, धीरे धीरे डाल रहा हूं। और अभी प्ले स्टोर पे आप सर्च मारोगे एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगी, सर्च में नहीं आ रही है पुरानी वाली एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पर है। अभी मैंने उसको हटवाया नहीं है क्योंकि जब तक ये पूरी अपडेटेड नहीं हो जाती, मतलब पूरे कंटेंट इसमें नहीं आ जाते, उसके बाद उसको हटाऊंगा। तो वहां जब सर्च मारोगे तो वो पुरानी वाली एप्लीकेशन आपको शो होगी। तो नई वाली के लिए क्या करो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वहां चले जाओगे। और सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एक बार। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अमिताभ बच्चन को। फिर पूछा, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहां पे किया जाएगा? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया 17 अप्रैल को। फिर पूछा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? भारत। फिर पूछा, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने? कुवैत के। फिर पूछा, डिस्कस थ्रोवर हैं
माइकोलास अलेक्ना, इन्होंने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये किस देश के हैं? लिथुआनिया। फिर पूछा इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त स्पेस बनाने का लक्ष्य रखा? 2030। फिर पूछा कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला? अभी वाराणसी। और फिर पूछा टाइम्स की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो आलिया भट्ट। और आखिरी प्रश्न था कि दीपेंद्र सिंह ने T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा नेपाल। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था बाफ्ता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सिलियन मर्फी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।